तो आज आप लोग देखने वाले हैं यमूटी। मतलब यहाँ पे कौन कौन है, एक हम है, एक बोर्ड है, ये दो मार्कर है और यहाँ पे खिंचाई किसका चल रहा है, यमूटी का। मोटी मोटा वाला मोटी का नहीं, यमूटी का मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को हम लोग क्या करने वाले, पढ़ने वाले। यमूटी का मतलब ये नहीं समझ लेना कि किसी मोटे लड़के या लड़की के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, समझ गए। तो यमूटी को पढ़ेंगे एकदम अच्छे तरीके से और हर एक कॉन्सेप्ट को यमूटी से क्लियर कराएंगे। आप अगर बीएससी में है, एमएससी में भी है और 11th में भी है, आपको ये वीडियो सुपर 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 मिलने वाली है, क्योंकि इस वीडियो को तैयार करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगा हुआ है और आप लोग देखेंगे तो हर एक कॉन्सेप्ट इसमें आपकी क्लियर हो जाएगी कि यमूटी है क्या, यमूटी के मेन फीचर्स क्या है, यमूटी क्यों दिया गया था, आखिर में हम लोग यमूटी को पढ़ क्यों रहे हैं। इन सभी चीजों को आज के इस वीडियो में हम लोग एकदम डीपली, ऊपर से नहीं, हवा में नहीं बात करेंगे, डीपली समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते कि आखिरकार यमूटी दिया क्यों गया। कुछ वीडियो आप लोग को यूट्यूब पे देखेंगे तो वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को लेके यमूटी को कंपैरिजन करते हुए आगे बढ़ाया गया। या कुछ वीडियो को देखे हुए तो उसमें क्या बताया गया कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के साथ साथ आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और यमूटी तीनों को एक साथ एक्सप्लेन करते हुए दिखाया गया। तो वही टॉपिक को हम लोग एकदम डीप में स्टडी करेंगे, कौन कौन से इसमें प्रिंसिपल यूज हुए, किस तरीके से ऑर्बिटल के बारे में बताया गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में बताया गया। हर एक टॉपिक को एकदम डीपली में समझना है। आप लोग कॉपी पेन लेके एकदम मन लगा के अच्छे से समझने के लिए स्टार्ट हो जाइए। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को अब से। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है क्या। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो हमें जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उस मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल के बारे में जानकारी देते हैं। इसके पीछे की जो थ्योरी थी, जैसे था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये जो थ्योरी थी ये हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं देती। क्या इतने ही डिफरेंस की वजह से हमें ये थ्योरी पढ़ना पड़ा? नहीं। इस थ्योरी में बहुत सारे, जैसे अगर हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बात करें तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो था वो ऑक्सीजन के प्रॉपर्टी को लेके एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि ऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक है। वो जो मॉलिक्यूल्स था उस मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी को नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें ये बताता था कि किसी मॉलिक्यूल्स में या तो सिंगल बॉन्ड होंगे, डबल बॉन्ड होंगे, ट्रिपल बॉन्ड होंगे। लेकिन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थी वो ये एक्सप्लेन कर रही थी कि जो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो बॉन्डिंग बने वो 2.5 बॉन्ड बन सकते हैं, 3.5 बॉन्ड बन सकते हैं, 4.5 बॉन्ड बन सकते हैं। ये सब चीजें हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बता रही थी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टेबिलिटी को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर रही थी। अभी तक जो पीछे वाली थ्योरी थी, जैसे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी थी, इसमें केवल अब तक, मतलब इन थ्योरी तक हम लोग केवल इतना जानते थे कि एटम का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला जा सकता है। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो थी वो हमें ये बताया कि मॉलिक्यूल्स का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जा सकता है। अगर हम लोग बात करें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का कहना क्या था? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का कहना यह था कि जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग बनती है वो टोटली आयनिक बॉन्डिंग होती है या उस बॉन्डिंग के अंदर 100% आयनिक कैरेक्टर होता है। ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का कहना था। जबकि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है वो कहती है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो कोवेलेंट कैरेक्टर भी शो करता है और आयनिक कैरेक्टर भी शो करता है। मतलब 100% किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर आयनिक या 100% कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं हो सकता। जबकि अगर हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करें तो वहां पे क्या चीज एक्सप्लेन करता है, वहां पे ये चीज एक्सप्लेन करता है कि जो मॉलिक्यूल्स होता है वो मॉलिक्यूल्स के अंदर टोटली जो होती है वो कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड होती है या कोवेलेंट बॉन्ड होती है। तो इन सब कमियां को दूर करने के लिए क्या किया गया था, इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का डेवलपमेंट किया गया था। क्लियर है? तो सबसे पहला जो हम लोग बात करेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्यों डिस्कवरी की गई थी और आपको थ्योरी पोर्शन में क्या लिखना है। क्योंकि इसमें मैं आपको एक बेस्ड नोट्स भी दूंगा, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, और आपको हर एक टॉपिक को इंक्लूड करते हुए एक लॉन्ग नोट्स मिलेगा वीडियो में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो थ्योरी थी वो कब आई थी? जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फेल हुई थी तब। क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जब
फेल हुई तो क्रिस्टल फिल थ्योरी आई, और जब क्रिस्टल फिल थ्योरी फेल हुई तो हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या हुई थी, लॉन्च हुई थी। तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे बात, थोड़ा हम लोग क्रिस्टल फिल थ्योरी के बारे में भी क्या करेंगे यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रिस्टल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को CFT लिखा जाता है। आगे से हम जहां पे भी यूज करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को, वो हम यूज करेंगे CFT वर्ड। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या किया गया था, फेल कर गया था। फेल कर गया था किसमें, मेटल और जो लिगेंड होते हैं उनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है उसको बताने में। तो हम लोग बताएंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन many physical property many physical property many physical properties of transition metal complex because this theory does not consider interaction between interaction between metal and the ligand। मैंने आपसे वादा किया है कि आपको एक अच्छा सा नोट्स मैं क्या करूंगा, दूंगा। तो वो नोट्स मैं आपको दे रहा हूं, पर मैं आपको 100% समझाने की भी बात कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी था, वो क्या कर रहा था, बहुत सारे ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की जो प्रॉपर्टी थी उस प्रॉपर्टी को क्या कर रहा था, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। क्लियर है, क्यों नहीं कर पा रहा था एक्सप्लेन, क्योंकि वो मेटल और लिगेंड के बीच की इंट्रैक्शन को नहीं जानता था। वो नहीं जानता था, क्यों नहीं जानता था, क्योंकि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दी गई थी वो बस बताता था कि जो मेटल के अंदर जो d ऑर्बिटल प्रेजेंट है उस ऑर्बिटल के बारे में क्या करता था, बस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताता था। और लिगेंड में कौन कौन से ऑर्बिटल प्रेजेंट है, कौन सा लिगेंड जो है वो ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ बॉन्डिंग बना रहा है, कौन सा वीक स्ट्रेंथ के साथ बॉन्डिंग बना रहा है, और मेटल के अंदर जो s p ऑर्बिटल है, इन सब के बारे में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कुछ भी नहीं बताता था। समझ गए। तो अब जब लिगेंड के बारे में कुछ बताएगा ही नहीं तो उसके बारे में लिगेंड और मेटल के बीच में जो इंट्रैक्शन होगी उसके बारे में कहां से वो एक्सप्लेन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कर रही थी, मेटल और लिगेंड के बीच में जो बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टी थी उस प्रॉपर्टी को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। क्लियर बात। आगे हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग को हम लोग इसलिए ऐसे लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू CFT का मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इज टोटली, देखो अलग अलग बुक में आपको अलग अलग चीजें मिलेगी, कहीं पे आपको टोटली मिलेगा, कहीं पे आपको फ्यूजली मिलेगा, अब कहीं पे मिला हुआ मिलेगा आपको 100%। तो अकॉर्डिंग टू CFT मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इज टोटली प्योरली या 100% आयोनिक। एक कौन बताता था, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताता था। समझ गए। बट जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आ रही थी, जो मॉलिक्यूल्स को देख के एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट मिल रहा था, वो एक कह रहा था कि 100% जो बॉन्डिंग बन रही मेटल और कॉम्प्लेक्स के बीच में वो टोटली आयनिक नहीं है, उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर तो है। तो वही लिखेंगे बट सम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स
explain covalent character in metal complex। लेकिन कुछ क्या थे जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट थे, वो क्या कर रहे थे, जो मेटल कॉम्प्लेक्स है उस मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब इसी चीज को दूर करने के लिए हमारा यमोटी आया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इसी चीज को दूर करने के लिए आया। तो वही लिखेंगे हेंस CFT इज modified और क्या किया गया था, CFT को मॉडिफाइड किया गया था, which results to the formation of molecular orbital theory MOT। CFT को मॉडिफाइड किया गया था जिसके वजह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का फॉर्मेशन हुआ। दिस थ्योरी अब एक बात करेंगे कि ये जो थ्योरी था वो किसके द्वारा दिया गया था। तो दिस थ्योरी was given by whom and Mulliken in 1932। जो एक थ्योरी था वो क्या किसके द्वारा दिया गया था हुंड और मुलिकेन के द्वारा। इसलिए इस थ्योरी को एक और नाम से जाना जाता है हुंड मुलिकेन थ्योरी या एचएमटी घड़ी वाला मत ध्यान में लगाना आप लोग, ठीक है ना, वो एचएमटी कुछ और है, घड़ी वाला नहीं, ठीक। तो दिस थ्योरी वाज गिवन बाय हुंड एंड मुलिकेन इन 1932। क्लियर है। दिस इज आल्सो नोन एज एचएमटी हुंड मुलिकेन थ्योरी। क्लियर बात हो गया, इतना आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब इस थ्योरी का मेन काम क्या किया, इस थ्योरी ने बताया क्या हमें, ये थ्योरी हमें ये बताया कि मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्डिंग बन रही है उस बॉन्डिंग को किस तरीके से हम लोग जस्टिफाई करेंगे कि वो जो मॉलिक्यूल है वो आयनिक है या कोवेलेंट है, समझे। तो वही लिखेंगे दिस थ्योरी is very helpful to justify the bonding between this theory is very helpful to justify the covalent and ionic character in metal ligand bond। ये जो थ्योरी था वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल किया कि जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग बन रही उसमें क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर है या आयनिक कैरेक्टर है, समझ गए। आगे इस थ्योरी ने हमें क्या जानकारी दिया, आगे इस थ्योरी ने अपने बारे में कुछ हमें जानकारी दिया। इस थ्योरी ने अपने बारे में ये हमें जानकारी दिया कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि एमओटी का मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनके तैयार होती है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनके तैयार होती है उस चीज के बारे में हमें इस एमओटी थ्योरी ने बताया। तो वही लिखेंगे इस एमओटी थ्योरी के बारे में कुछ। तो दिस थ्योरी states that molecular orbital are formed by overlapping of
ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये थ्योरी क्या कहता है कि जो मॉलिक्यूल्स होता है उस मॉलिक्यूल्स में भी क्या होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं। और वो कैसे बनते हैं, वो बनते हैं जब एटम के ऑर्बिटल क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तब क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। इसके पहले कोई ने, किसी थ्योरी ने ऐसा नहीं बताया था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी होते क्या है, ये तो कोई को पता नहीं था, समझ गए। तो इस थ्योरी को मान के चलिए कि मेहनत बहुत ज्यादा किया गया था इस चीज को डेवलपमेंट करने के लिए, समझ गए। और इसके साथ ही इन्होंने ये बताया कि एटॉमिक ऑर्बिटल किस तरीके से जुड़ते हैं, तो वही हम लोग लिखेंगे। यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं, दिस, या ऐसे लिखते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ, द प्रिंसिपल ऑफ, द प्रिंसिपल ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, the principle of linear combination of atomic orbital is applied in the bond formation, in the bond formation। मतलब जो ऑर्बिटल होते हैं वो कुछ इस तरीके से जुड़ते हैं, ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, और वो फिर जुड़ के क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। वो फिर क्या बनाएंगे, इस तरीके से जुड़ के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। मतलब ये तुम्हारा क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और ये क्या है, तुम्हारा एटॉमिक ऑर्बिटल है, समझे ना। तो वही चीज के बारे में बात हो रही है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस तरीके से बनेंगे, जब एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसको आपको नहीं लिखना है, आपको बस जो मैं लिखवा रहा हूं वो अभी तक लिखना है, ठीक। ये तुम्हारी कुछ इंट्रोडक्शन होगा यमोटी के। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इस यमोटी थ्योरी के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या थे। तो हम लोग लिखेंगे यहां से, द मेन फीचर्स ऑफ यमोटी, द मेन फीचर्स ऑफ यमोटी, या कहीं कहीं पे आपको लिखा हुआ मिलेगा द मेन इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ यमोटी, ठीक। तो वो चीज आपको मिलेगी। तो सबसे पहला इसमें जो पोस्टुलेट था वो क्या था, वो ये था कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल लिगेंड के होते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल मेटल के ऑर्बिटल से कंबाइन करते हैं और फिर क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। तो वही सबसे पहला इसमें क्या था, पोस्टुलेट था। तो यहाँ पे पहला पोस्टुलेट हम लोग लिखते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ metal and ligand combine to form molecular orbital, molecular orbital। मतलब एटम का क्या होगा, एटम में तुम्हारे मेटल के एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे और लिगेंड के एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे। वो क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, या यहाँ पे ओवरलैपिंग भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक ना, यहाँ पे कंबाइन है, या तो ओवरलैपिंग भी लिखा हुआ मिल सकता है। वो ओवरलैपिंग करके आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, समझ गए। जैसे हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल जो अभी मैंने दिया था, यहाँ पे मान लो एक ऑर्बिटल है, ये है तुम्हारा मेटल का, और यहाँ पे एक ऑर्बिटल तुम्हारा लिगेंड का है। ये लिगेंड के एटॉमिक और एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए और हमें क्या बनाए, यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या किए, बना के दे दिए। ये हमारा जो है वो क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये भी हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, समझ गए। तो ये पहला इनका पोस्टुलेट था, और ये हमारा क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल। दूसरा पोस्टुलेट हम लोग देखते हैं, इस थ्योरी का जो सेकंड पोस्टुलेट था वो क्या था। सेकंड
पास्टुलेट था कि जितना आपके एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, जितना आपके एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, उतने ही आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनकर तैयार होंगे। तो यहां पे लिखेंगे द टोटल नंबर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल taking part in overlapping are equal to the total number of molecular orbital मतलब यहां पे देखिए तो एटॉमिक ऑर्बिटल 2 जुड़ा हुआ है, तो 2 हमें क्या मिला, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिल गया। तो वही चीज के बारे में इसका सेकंड फीचर्स था। ऐसा नहीं होगा कि 2 तुम्हारे एटॉमिक ऑर्बिटल ज्वाइन किए तो यहां पे 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको मिले ना, इक्वल कंबाइन करेंगे, इक्वल तुम्हारा प्रोडक्ट मिलेगा। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अब थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे द एडिटिव ओवरलैप results between atomic orbital results in the bonding molecular orbital while subtractive overlap results in the anti-bonding molecular orbital ऑर्बिटल्स। इस लाइन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस थ्योरी में, इस लाइन का जो इंपॉर्टेंट है वो सबसे ज्यादा क्या कह रहा है कि जब एडिटिव ओवरलैप होगा तो हमें क्या मिलेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे, और जब सब्ट्रैक्टिव ओवरलैप होंगे तो हमें क्या मिलेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता क्या है, और इससे भी पहले हम लोग ये समझेंगे कि आखिर में ऑर्बिटल क्या होता है। ऑर्बिटल एक ऐसा स्थान होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन को जो पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। बात नहीं पल्ले पड़ा तो समझो, मैं हूं, आप हमको ढूंढेंगे तो हम कहां पे मिलेंगे, अपने घर पे मिलेंगे, या कॉलेज वॉलेज जाएंगे तो वहां पे मिल जाएंगे, या कोचिंग जाएंगे तो वहां पे मिलेंगे, यही सब जगह है। अब ऐसा तो नहीं ना कि मैं वाराणसी में रहता हूं, आप लोग दिल्ली खोजेंगे तो हम वहां पे मिलेंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी किसमें मोशन करता है, ऑर्बिटल के अंदर। अब वो मोशन कर रहा है तो कोई ऐसा जगह तो होगा कि जिसमें ही वो क्या होगा, एक फिक्स एरिया होगा जिसमें वो हमेशा मोशन कर रहा होगा, तो उसी एरिया में इलेक्ट्रॉन को पाने की क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी। तो उसी प्लेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल बोलेंगे। अब श्रोडिंगर जो थे वो क्या किए थे, इलेक्ट्रॉन के अंदर जो वेव प्रॉपर्टी होती है या जो मैटर प्रॉपर्टी होती है उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए इक्वेशन दिए थे। इक्वेशन आप लोग जानते होंगे, बहुत हार्ड इक्वेशन है नहीं, बार बार आप लोगों को पढ़ना है, ठीक। और वो जो इक्वेशन था, इसके पहले अगर हम लोग देखें तो डी ब्रोगली ने भी बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है उनके अंदर क्या है, डुअल नेचर है। ये सब चीजें क्या थी, पहले खोजी जा चुकी है। तो वो जो डुअल नेचर होने की वजह से क्या किया गया था कि जो ऑर्बिटल है उस ऑर्बिटल को एक वेव की तरह मान लिया गया था कि
ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन मोशन करे, तो इस वजह से ऑर्बिटल भी एक तरीके की क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी वेव हो गई, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की क्या होती है, टेंडेंसी होती है। समझ गए? तो इलेक्ट्रॉन को अगर वेव माना गया, तो मान लेते हैं हम लोग कोई वेव ऐसे चल रहा है, मान लेते हैं कोई वेव हमारा ऐसे चल रहा है, ठीक, और एडिटिव ओवरलैप के बारे में हम लोग यहां पे बता रहे हैं, ठीक। एक ये हमारा वेव है जिसका वेव फंक्शन साई1 है और इसका साई2 है। एडिटिव का मतलब दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, और वेव का जुड़ना ही आप लोग जानते हैं क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है। जब वेव जुड़ते हैं, कंबाइन करते हैं, तो उस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोलते हैं। अब ये दोनों वेव क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो इनके जुड़ने से अगर हम लोग देखें तो हमें एक वेव मिलेगा जिसका जो लूप होगा, मतलब ये वाली जो लूप होंगी वो क्या होंगी, इन और इनके एडिशन के इक्वल होगा। मतलब इस लूप की जो हाई होगी, हाइट होगी, वो क्या होगी, इनके लूप के हाइट से क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक ना। यहाँ पे जगह देखिए थोड़ा कम है, इस वजह से मैं बनाने की कोशिश किया हूं। अगर इनको देखा जाए और इनको देखा जाए और इनको देखा जाए, तो इसका लूप क्या है, बड़ा है। तो ये तुम्हारा जो इंटरफेरेंस हुआ, जो वेव मिली, इस वेव को हम लोग क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू जो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा, उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम लोग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे, क्योंकि यहां पे वेव जुड़ है। ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, इनका जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, लो होता है। इनका एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, लो होता है। और लो एनर्जी होने की वजह से इनकी स्टेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। किससे ज्यादा होती है, इस वाले जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थे। अब अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का हम लोग फिगर ड्रा करना चाहें, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम, इधर वाला मैं जा रहा हूं हटाने, आप क्या करेंगे, एक बार पूरी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं इधर वाला क्या करूंगा, कहानी खत्म करूंगा। तुझे देखा तो वैसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर कविंद जैसे। अब इसको साफ हो थोड़ा करना पड़ेगा ना जी, ये जल्दी साफ हो तो नहीं होता है, क्योंकि आपको कहानी जो सुनाना है, कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है। नहीं सुनोगे तो परीक्षा में लिखोगे क्या तुम लोग, ठीक है। ठीक है वाला गाना कौन कौन सुना है, कमेंट में करिए आप लोग। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में समझ गए। ये तुम्हारा वेव फंक्शन है, साई1 साई2 इस वेव के लिए, और इसके लिए साई2 है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, मतलब वेव जुड़ के जो लूप बना रहे हैं वो ज्यादा बड़ा लूप बन रहा है, तो वो तुम्हारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, ठीक। अगर हम लोग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में बात करें, तो यहां पे मान लीजिए एक वेव तुम्हारा ऐसे है, और यहाँ पे इस वेव में से इस वेव का क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे जो वेव बनेगा वो कोई वेव बनेगा नहीं होगा, कोई वेव नहीं बनेगा। दोनों एक दूसरे को क्या कर दिए, खत्म कहानी, समझ गए। तो अगर इसका वेव फंक्शन हम लोग साई1 माने और इसको साई2 माने, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे साई1 माइनस साई2 मिलेगा, ठीक। अब जो यहां वाला जो वेव हमें मिला, इस वेव की जो एनर्जी होगी, ठीक ना, वो एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। और स्टेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, लो होगी। स्टेबिलिटी क्या होगी, लो होगी, और एनर्जी क्या होगी, हाई होगी, समझ गए। और ये वाला जो लो, इसमें जो इंटरफेरेंस हो रहा है, ये हमारा कौन सा इंटरफेरेंस हो रहा है, इसमें जो इंटरफेरेंस हो रहा है वो हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, समझ गए। कहने का मतलब क्या है हमारा, जब सीधे सीधे मेरा कहने का मतलब यह है कि जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल है वो अगर पार्टिसिपेट करेंगे, तो दो तरीके के बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल मिलेंगे। एक तुम्हारा बॉन्डिंग वाला मिलेगा, एक तुम्हारा एंटी बॉन्डिंग मिलेगा। जैसे यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं,
समझे? यहां पे दो ऑर्बिटल आपको मिल गए, इधरों तो बनाए हैं फिगर, ठीक ना, वह वाला है। अब दो ऑर्बिटल मिल गए, इस वाले ऑर्बिटल को हम लोग क्या बोलेंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस वाले ऑर्बिटल को हम लोग क्या बोलेंगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक, इसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? हाई होगी, और इसकी एनर्जी जो होगी वो लो होगी। ठीक, इसमें जो होगा वो तुम्हारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, इसमें क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यही तो बगलिए में तो लिखे हैं, ठीक ना। ये सब चीजें, और इनकी एनर्जी बताई दी, बॉन्डिंग मतलब सभी चीजें तो बताई गई थी। तो ये चीज है, समझ गए? अगर हम लोग वही बात करें तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी, इन सब चीजों के बारे में ना बात करने की तो बात तो छोड़ो, थोड़ा सा हिंट भी नहीं देता था, हिंट तक नहीं देता था, समझ गए? तो आपको लिखना क्या है वो वाली बात मैं बता देता हूं। ये आप लिख चुके, ये वाला चित्र बना लेना, और ये वाला फिगर बना लेना यहां पर। क्लियर है? इसको मैं हटा देता हूं। तो ये हमारी क्या थी? इस वाली की प्रॉपर्टी थी। दो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग तीसरा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तीसरा प्रॉपर्टी, तीसरा प्रॉपर्टी हमें क्या कहता है? नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मस्ट इफेक्ट ऑन द स्टेबिलिटी। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए, उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक, वो क्या कहते हैं? स्टेबिलिटी पे इफेक्ट डालते हैं, एंड डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन ऑफ द रेगुलर शेप, डिस्टॉर्शन ऑफ द रेगुलर शेप ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स, मेटल कॉम्प्लेक्स। ये दो चीज पे इफेक्ट डालते हैं। डिस्टॉर्शन का मतलब जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो प्रेजेंट होने की वजह से क्या करते हैं? एंगल को चेंज कर देते हैं, क्योंकि बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल होते हैं, या ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि जो बॉन्ड रहते हैं वो बॉन्ड क्या होते हैं? थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे में, एक दूसरे के और पास आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से जो उनका रेगुलर शेप होता है वो क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो इसी के बारे में कह रहे हैं। अब फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। ये कहता है कि दिस थ्योरी हेल्प्स टू डिटरमाइन this theory helps to determine bond order of metal complex, metal complex। अब बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला देख लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होता है? एन बी माइनस एन ए अपॉन 2, यही होता है ना। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू एन बी माइनस एन ए अपॉन 2। एन बी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एन ए का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ गए? ये तुम्हारा क्या है? डिटरमाइन करने के लिए हेल्प करता है, क्योंकि इसके पहले वाली जो थ्योरी थी उनको पता नहीं था कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता क्या है, तो ये थ्योरी का ये जो फॉर्मूला होता है वो कहां से देंगे? समझ गए ना? तो वही चीज है कि ये थ्योरी जो है वो बॉन्ड ऑर्डर निकालने में बहुत ज्यादा हेल्प करता था। अब बॉन्ड ऑर्डर अगर हम लोग को मिल गया तो हम लोगों की बहुत सारी कहानी पता चल गई। कौन कौन सा कहानी पता चला उसको देख लेते हैं।
कहानी ये पता चला, देखो 5वें पॉइंट में वो सब लिखते हैं, क्योंकि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्टेबिलिटी के। अब स्टेबिलिटी भी तो किसी भी चीज पे डिपेंड करता होगा, जो बॉन्ड की जो एनर्जी है उस बॉन्ड की एनर्जी के भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। या बॉन्ड एनर्जी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी। जितनी अधिक बॉन्ड के बीच में एनर्जी रहेगी वो बॉन्ड उतना ज्यादा मजबूत होगा। और यही जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के, बॉन्ड लेंथ के। मतलब जितना बड़ा बॉन्ड होगा उतना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, कम होगा। तो ये चीज हमें 5वें पॉइंट में लिखना है, समझ गए। तो ये 5वां पॉइंट हो गया इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मेन फीचर्स का। अभी बहुत सारे पॉइंट है, उसको मैं लिखवाऊंगा। अब ये वाला जो पॉइंट है इधर वाला हम लोग हटा देते हैं। छठा पॉइंट हमारा ये था कि जो हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थे उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सिग्मा या पाई का यूज करते थे, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिग्मा स्टार और पाई स्टार का यूज करते थे। ठीक है ना, तो वही लिखेंगे, द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर represented by सिग्मा एंड सिग्मा, ऐसे लिख देते सिग्मा पाई, और एक वर्ड और होता है डेल्टा। इन सब चीजों से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपको डेल्टा के बारे में जानने की जरूरत नहीं, अभी आप सिग्मा और पाई के बारे में बस केवल जानिए। एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर रिप्रेजेंटेड बाई सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल्टा स्टार एक्सेट्रा। मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए इन सिंबल का यूज किया जाता है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का रिप्रेजेंट करने के लिए ए वाले सिंबल का यूज किया जाता है। समझ गए। ये जो थ्योरी था इसका अगर 7वां पॉइंट अगर हम लोग लिखना चाहिए तो ये भी लिख सकते हैं कि ये जो थ्योरी थी वो पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक थ्योरी को भी अच्छे से एक्सप्लेन करती थी, क्योंकि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी उसके अनुसार ऑक्सीजन जो था वो क्या था, हमारा डाईमैग्नेटिक था, जबकि जो फिजिकल मेजरमेंट थे वो हमें ये बता रहे थे कि ऑक्सीजन हमारा पैरामैग्नेटिक है, और उस चीज को ये थ्योरी अच्छे से एक्सप्लेन की थी। समझ गए। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं, दिस थ्योरी explain magnetic properties of complexes। ये क्या करती थी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी एक्सप्लेन करती थी कॉम्प्लेक्स की। समझ गए। तो ये सब चीज थी इसके अंदर की खासियत, अच्छी खासियत। 7वां पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग, द आयनिक कैरेक्टर। किसकी बात हो रही, आयनिक कैरेक्टर आता है तो हम घबरा जाते हैं, हमको क्रिस्टल फिल थ्योरी तुरंत दिमाग में आती है। तो आयनिक कैरेक्टर कब इंक्रीज होगा, किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर आयनिक कैरेक्टर कब इंक्रीज होगा, जब एक एटॉमिक ऑर्बिटल के पास अधिक एनर्जी होगी और दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के पास कम एनर्जी होगी। जब वो दोनों ओवरलैप करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी में डिफरेंस मिलेगा, और इसी वजह से क्या होती है, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होती है। तो द आयनिक कैरेक्टर इन मेटल कॉम्प्लेक्सेस increases when energy difference increases
बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल taking parts in overlapping. 7वां पॉइंट था। अब हम लोग 8वां पॉइंट को लिख लेते हैं। 8वां पॉइंट हमें ये बताता है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो किस बेस पे भरे जाएंगे। ठीक ना, तो वही हम लोग लिखेंगे, द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड in the molecular orbital by the following principles. या थ्योरी बोल सकते हैं। कौन कौन सा थ्योरी था? पहला था ऑफ बाउ प्रिंसिपल। दूसरा कौन सा थ्योरी था? फुन्स रूल। तीसरा कौन सा थ्योरी था? पाउलीस। इन थ्योरी के द्वारा बाउ प्रिंसिपल हमें क्या बताता है? बाउ प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में भरे जाएंगे जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी। तो अगर हम लोग बात करें 3D के बारे में और 4s के बारे में, तो अगर हम लोग देखें तो 4s बाद में आता है और 3D पहले आता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन किसमें पहले भरा जाएगा? इस 4s में पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, क्योंकि इसकी जो एनर्जी है वो क्या है? लेस है। और 3D में इलेक्ट्रॉन बाद में भरा जाएगा क्योंकि इसकी एनर्जी जो है वो क्या है? ग्रेटर है। इसकी एनर्जी क्या है? ग्रेटर, GREATER। समझ गए? तो ये हमें बाउ प्रिंसिपल बताता है कि इलेक्ट्रॉन को हमें किस ऑर्बिटल में पहले भरना है। अब हम लोग देखेंगे कि हुन्स रूल हमें क्या बताता है। हुन्स रूल हमें बताता है कि जैसे अगर हम लोग पी सबसेल के बारे में बात कर रहे हैं या डी सबसेल के बारे में बात कर रहे हैं, तो पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं। और इस पी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो सभी सबसे पहले एक ओरिएंटेशन वाले इलेक्ट्रॉन भरेंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा पहले इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि इसी में पहले क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए, फिर इसमें क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे? पहले हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। समझ गए? तो ये हुन्स रूल बताता है। जैसे अगर डी ऑर्बिटल यहां पे, तो सबसे पहले हर एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में भरे जाएंगे, फिर जब एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे फिर इसके बाद इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग होगी। समझ गए? या इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग नहीं, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि चारों क्वांटम नंबर के जो वैल्यू होते हैं वो सेम एटम के लिए सेम नहीं हो सकते। क्वांटम नंबर n, l, m और s, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। तो इन चारों क्वांटम नंबर का मान क्या हो सकते हैं? सेम नहीं हो सकते। अगर इन तीनों के मान यल, m के मान सेम हो भी जाते हैं, तो जो s का मान है जिसका वैल्यू +½ आता है और -½ आता है, ये जो वैल्यू रहेगी वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और दोनों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी जो स्पिन रहती है, जिस डायरेक्शन में घूमते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं। मतलब एक अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। तो अगर मान लो 3 इलेक्ट्रॉन के तीन वैल्यू सेम भी हो गई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के, तो चौथा जो वैल्यू रहेगा वो इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। तो ये चीज हमें बताता है। और एक चीज और है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो क्या कहते हैं? n+l रूल को फॉलो नहीं करती है। n+l रूल को नहीं फॉलो करती। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो ऑर्बिटल होते हैं उस ऑर्बिटल
जैसे एटम के अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं वो 1s 2s 3s इस तरीके से होते हैं, और जो मॉलिक्यूल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं वो 1s 2s नहीं होते हैं। उसके अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं पता है? सिग्मा 1s, सिग्मा 1 p x ऐसे होंगे, सिग्मा 1 है, सिग्मा 2 p x, इस तरीके के ऑर्बिटल रहते हैं, समझ गए? तो इसमें 1s 2s नहीं रहते, इसमें पाई पी एक्स इस तरीके के ऑर्बिटल प्रेजेंट रहते हैं, यहाँ पे पी जेड रहेगा, ठीक ना? इस तरीके के ऑर्बिटल प्रेजेंट रहते हैं। तो इस वजह से जो n+ रूल है उसके अंदर तो 1s 2s इस तरीके का ऑर्बिटल है नहीं, यहाँ पे तो सिग्मा पाई ये सब आने लगा। तो इस वजह से ये जो थ्योरी था वो n+l रूल को फॉलो नहीं करता था, समझ गए? अब हम लोग और इसके बारे में कुछ, इसकी जो वो है, इसमें जो बॉन्डिंग बन रही उस बॉन्डिंग के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए उस कंडीशन के बारे में बातें करेंगे। तो क्या करेंगे, देखेंगे कि कंडीशन क्या है कि ओवरलैपिंग जो एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में होती है वो किस तरीके का कंडीशन रहेगा कि हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन के तैयार होगा। तो उसके लिए एक कंडीशन होता है कि जब भी हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन के तैयार होगा उसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उस एटॉमिक ऑर्बिटल की जो एनर्जी रहनी चाहिए वो सेम रहनी चाहिए या नियरली सेम रहना चाहिए। तो उस चीज को हम लोग देखेंगे। पहला इसमें पॉइंट डालते हैं, द एटॉमिक ऑर्बिटल taking parts in overlapping must have same or nearly same energy। अब इस वर्ड का मतलब क्या है ये समझिए थोड़ा। एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब, अगर मान लो हम लोग कोई यस ऑर्बिटल ले रहे हैं, ये यस ऑर्बिटल हमारा 1s है और यहाँ पे कोई दूसरा 1s ऑर्बिटल ले रहे हैं, तो इन दोनों यस ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। वो कैसे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे देखिए। कहने का मतलब कि अगर हम लोग हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल लेते हैं तो वो जो यस ऑर्बिटल होंगे उनकी सेम एनर्जी होगी, लेकिन अगर हम लोग एक यस ऑर्बिटल हाइड्रोजन का ले लिए, एक यस ऑर्बिटल कार्बन एटम का ले लिए, मतलब यहाँ पे कार्बन एटम का एक यस ऑर्बिटल है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम का 1s ऑर्बिटल है, 1s। तो इस कंडीशन में इन दोनों ऑर्बिटल की जो एनर्जी होगी वो नियरली सेम होगी, ठीक ना? और यहाँ पे एकदम सेम टू सेम एनर्जी होगा। तो वही चीज की बात यहाँ पे कर रहा है कि अगर जो ओवरलैपिंग करने वाले जो ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी जो होनी चाहिए वो नियरली सेम होनी चाहिए। आपका दिमाग एक चीज और यहाँ पे वर्क कर रहा होगा। मैंने अभी तो दोनों का 1s ऑर्बिटल लिया, मान लो यहाँ पे हम लोग एक 1s ऑर्बिटल ले लिए और यहाँ पे एक 2s ऑर्बिटल ले लिए, तो क्या इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी? नहीं, इनके बीच में कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी और ना ही कोई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन के तैयार होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये पहला पॉइंट था, ठीक। दूसरा पॉइंट लिखिए। दूसरा पॉइंट है कि द कंबाइनिंग मॉलिक्यूलर द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल must have same symmetry होना चाहिए। जैसे अगर इसकी बात करें तो हमारे यस ऑर्बिटल है और ये वाला यस ऑर्बिटल है, तो ये क्या कर देंगे, ओवरलैपिंग करके यस ऑर्बिटल बना देंगे। ये 1s ऑर्बिटल है और ये भी 1s ऑर्बिटल, ठीक। ये ओवरलैपिंग हो जाएगा इनके बीच। अगर मान लो हम लोग एक p ऑर्बिटल लेते हैं जो कि कुछ इस तरीके से है, इसको हम लोग px ऑर्बिटल ले लेते हैं और इसका ओवरलैपिंग हम लोग py ऑर्बिटल से कराएंगे। तो क्या यहां पे ओवरलैपिंग होगा? नहीं होगा, क्योंकि इनकी जो सिमेट्री है ये x एक्सिस पे है और ये हमारा y एक्सिस पे, तो इनके बीच कोई भी ओवरलैपिंग
नहीं होंगी और ना ही कोई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। ठीक ना, यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनेगा। समझिए, तो सेकेंड पॉइंट ये थी कि मतलब ओवरलैपिंग जो होगी एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में, वो एटॉमिक ऑर्बिटल सेम ओरिएंटेशन में तुम्हारे प्रेजेंट होने चाहिए। और थर्ड इनका कंडीशन क्या था? थर्ड इनका कंडीशन था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का है कि जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है उस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है और जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है उनकी एनर्जी कम होती है। ठीक ना, तो वही चीज थर्ड पॉइंट है, द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव लोअर एनर्जी as lower energy than the anti-bonding molecular orbital। इसीलिए तो हम लोग क्या करते हैं, जो एंटी, जैसे अगर हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल मान लो ऐसे बन रहा है ऐसे, तो यहाँ पे जो ये वाला ऑर्बिटल रहता है इसको हम लोग एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं, ये हमारा ऊपर रहता है, और इसको हम लोग नीचे दिखाते हैं जो कि क्या होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, और हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। तो इसकी एनर्जी ज्यादा होती है इसलिए इसको ऊपर लगाते हैं हम लोग। ठीक है, तो यही सब कंडीशन थी। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, और वीडियो भी थोड़ी लेंथी हो चुकी ताकि हर एक चीजें लिखवाने थे और हर चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करना था। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितने % आपको समझ में आया। तो फिर मिलेंगे हम लोग नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।